हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आ गई हूँ। और ये आज का वीडियो आपके लिए आपका न्यू सॉल्व मॉडल पेपर 2024 की परीक्षा के लिए है। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपके बीए सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट की पूरी क्लास मैंने करवा दी है और लगातार सभी के नए मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड हो रही हैं चैनल पर। तो आप सक्सेस मास्टर पॉइंट पर विजिट कीजिए और परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो एक बार विजिट करके वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट का पूरा फुल डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे आएंगे। तो देखिए, आज का यह वीडियो इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिनकी सब्जेक्टिव परीक्षा होती है और जिनकी ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा होती है, वो भी इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे, क्योंकि एंड तक देखने से फ़ायदा ये होगा कि आपका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है तो ये पूरा वीडियो देख लें। आज का यह वीडियो आपका महासंग्राम क्लास रिवीजन है। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या है? देखिए, मैं आपसे ये बता दूं कि हर टॉपिक जब आपका मैं क्लास करा रही थी इंग्लिश लिटरेचर का तो पूरा तो समझा चुकी हूँ सारी चीज़ें। इसलिए यही चाहूँगी मैं कि जब मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है तो आप उसको पढ़ें, ताकि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो और आप आसानी से अपने आंसर को लिख सकें। तो राइम स्कीम क्या है? बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखी होगी तो याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी होगी उन्हें कहाँ से याद होगा। क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ए राइम स्कीम इज़ द पैटर्न ऑफ साउंड दैट रिपीट एट द एंड ऑफ द लाइन और स्टैंजा। देखिए, आप लोग जब पोएम पढ़ते हैं तो आप लोगों ने देखा है ना, साउंड मैच होता है। आप लोगों ने सनेट पढ़ी है, मैंने आप लोग को पढ़ाई, पोएम्स पढ़ी हैं, तो उसमें आप लोगों ने देखा फर्स्ट का सेकंड लाइन में मैच होगा या फर्स्ट का थर्ड लाइन में राइम स्कीम मैच होगा। मतलब लास्ट का एंड का जो साउंड होता है लाइन में या स्टैंजा में वो मैच होता है, रिपीट करता है साउंड, तो वो क्या कहलाता है? वो राइम स्कीम कहलाता है। और राइम स्कीम को किस तरह पहचानते हैं उस पर भी वीडियो मैंने बना दी है। राइम स्कीम कैन चेंज लाइन बाय लाइन, स्टैंजा बाय स्टैंजा और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट ए पोएम। राइम स्कीम जो है वो लाइन बाय लाइन भी चेंज होता है, स्टैंजा बाय स्टैंजा भी चेंज होता है और कैन कंटिन्यू थ्रू आउट ए पोएम। और जो पोएम्स की सारी लाइन होती हैं वो पूरी मैच करती रहती हैं, मतलब जब आप उसको पढ़ेंगे तो साउंड रिपीट होगा, तो वो क्या कहलाता है? वो राइम स्कीम कहलाता है। अपना अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन स्ट्रेस्ड सेलेबल। स्ट्रेस्ड सेलेबल क्या है? देखिए, स्ट्रेस्ड सेलेबल, अनस्ट्रेस्ड सेलेबल्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो ये सारे जो टॉपिक हैं आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप लोग उनको अच्छे से देखिए और इस वीडियो से आपका सब रिवीजन हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से उसको लिख लेंगे। तो देखिए, ए स्ट्रेस्ड सेलेबल इज़ द पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट यू से विद ग्रेटर, लाउडर एंड हायर साउंड एम्फेसिस देन द अदर सेलेबल्स। देखिए, जो स्ट्रेस्ड सेलेबल होता है वो शब्दों का ऐसा पार्ट होता है जो हम बोलते हैं, तो कोई वर्ड होता है ना जिसपे हम ज़्यादा मतलब फोर्स लगाकर बोलते हैं, ज़्यादा ग्रेटर, लाउडर यानी तेज़ बोलते हैं, हाई उसको हाई साउंड में बोलते हैं, पूरा ज़ोर लगा के फोर्स के साथ बोलते हैं अदर सेलेबल्स के अकॉर्डिंग। तो जिस पे हम ज़्यादा प्रेशर डालते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? स्ट्रेस्ड सेलेबल कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, होरेशियन ओड। देखिए, ओड क्या है? फॉर्म ऑफ पोएट्री है और ओड के भी कई टाइप होते हैं, ठीक है। जितने भी टाइप हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। होरेशियन ओड होता है, पिंडेरिक होता है, इरेगुलर होता है और रेगुलर ओड होता है, सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। पूरा एक वीडियो ओड पर मैंने अपलोड की हुई है, तो आप देख लीजिएगा, जिसमें होरेशियन ओड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कीजिए, एग्ज़ाम में पूछेगा। तो ये क्या है, किस तरह आप अपना आंसर लिखेंगे? तो देखिए, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द रोमन पोएट होरेस। देखिए, इसका नाम पड़ा रोमन पोएट होरेस के नाम पर। ये पोएट थे, रोमन पोएट थे, इन्हीं के नाम पर होरेशियन ओड नाम पड़ा। इट इज़ क्वाइट सिंपल इन इट्स कंस्ट्रक्शन। एवरी स्टैंजा ऑफ दीज ओड कंसिस्ट ऑफ 4 और मोर लाइन्स। देखिए, ये जो होता है होरेशियन ओड जो होता है, जैसा कि ये भी एक पोएम होती है, ओड ही होता है। तो जो होरेशियन ओड होता है, इस तरह की जो पोएम होती है
उसका जो स्टैंजा होता है ऑफ दिस ओड कंसिस्ट ऑफ 4 लाइन, इसका एक स्टैंजा 4 लाइन का बना होता है और मोर लाइन्स या 4 लाइन से अधिक का भी इसका स्टैंजा होता है। बट द नंबर ऑफ लाइन्स इन द सेम इन इच स्टैंजा, लेकिन इसमें जितने भी स्टैंजा होते हैं उन सभी स्टैंजा की जो लाइन होती है वो सेम होती है। यानी कि अगर कोई होरेशियन ओड है, उसके एक स्टैंजा में 4 लाइन है, तो दूसरे स्टैंजा में भी 4 लाइन होगी, तीसरे में भी 4 लाइन होगी। अगर 5 लाइन है पहले स्टैंजा में तो दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, यानी कि सेम होगी। इट वॉज फर्स्ट रिटेन एंड डेवलप्ड इन इटली, यह पहली बार लिखा गया और विकसित हुआ इटली में। अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड बाई एंड्रयू मार्वेल इज़ द होरेशियन ओड। देखिए ये अपॉन क्रॉमवेल रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड ये लिखा गया है एंड्रयू मार्वेल के द्वारा। ये एक होरेशियन ओड है। तो होरेशियन ओड के बारे में पूछेगा तो आप ये पूरा डिटेल में लिख दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू नो अबाउट हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 100% ये आपके पेपर में पूछा जाएगा। और देखिए आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है 10, तो आप इन सभी को तैयार किए रहेंगे तो आपका फ़ायदा ये होगा कि जब आपके वेरी शॉर्ट में पूछेगा तो आपको फ़ौरन से आएगा, आप लिख लेंगे। और ये अगर आपसे लॉन्ग में भी पूछ दे, मान लीजिए अगर जिसमें आपको 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तो उसमें भी आप समझे रहेंगे तो आसानी से लिख लेंगे। और पूरी फुल डिटेल वीडियो देख करके, और पूरी फुल डिटेल वीडियो और टॉपिक पर मेरे चैनल पर अपलोड है, तो आप देखकर पढ़ लीजिएगा। तो आप हीरोइक कपलेट के बारे में क्या जानते हैं? हीरोइक कपलेट 2 लाइन का दोहा होता है और आप लोगों को तो पता ही है कि विलियम शेक्सपियर अपने सनेट में हमेशा सनेट अपनी एंड करते हैं हीरोइक कपलेट पर। जैसे आप लोगों ने पढ़ा ट्रू लव, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये आप लोगों ने पढ़ी है अपने यूनिट नंबर 4 में। विलियम शेक्सपियर का सनेट वो ख़त्म होता है हीरोइक कपलेट पर, जिसमें विलियम शेक्सपियर दावा करते हैं सच्चे प्यार के बारे में। तो वो क्या है? वो हीरोइक कपलेट होता है, 2 लाइन का होता है। ए हीरोइक कपलेट इज़ ए राइमिंग कपलेट ऑन और पेयर ऑफ 2 लाइन्स विद एंड राइम्स इन एम्बिक पेंटामीटर। देखिए ये 2 लाइन का होता है और इसमें राइम स्कीम होती है। दोनों लाइन की जो साउंड होगा वो मैच होगा और ये 2 लाइन का ही हमेशा होता है, याद रखिएगा। और इसमें एम्बिक पेंटामीटर होता है। देयर आर 5 एम्बिक फीट ऑन ईच लाइन, और इसमें सभी लाइन में 5 एम्बिक फीट होता है। इट वॉज फर्स्ट यूज बाई चौसर इन हिज पोएम, और जो हीरोइक कपलेट था उसको सबसे पहले यूज़ किया था चौसर ने। याद रखिएगा ये पोएट हैं, इन्होंने सबसे पहले अपनी पोएम में हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था। इसके अलावा स्पेंसर एंड सिडनी, ये दोनों भी पोएट हैं, याद रखिएगा। स्पेंसर एंड सिडनी वर आर ग्रेट राइटर ऑफ हीरोइक कपलेट, ये लोग भी फेमस और ग्रेट राइटर हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट को लिखा है। तो हीरोइक कपलेट के बारे में याद रखिएगा, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल में वीडियो बना दी है, आप चाहें तो देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द फीचर ऑफ पोएम ट्रू लव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रू लव के बारे में तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, इसका एक्सप्लेनेशन आता है, इसका सेंट्रल आइडिया आता है, और विलियम शेक्सपियर की सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा है वो सब आता है। और सारी चीज़ों पर वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। मैंने आपके जितने भी पोएम्स हैं उनका एक्सप्लेनेशन भी कैसे करना है उस पर मैंने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया है। रेफरेंस, कॉन्टेक्ट, एक्सप्लेनेशन पूरा बना दिया है वीडियो, आप चेक करके प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिएगा। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए फीचर क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पोएम ट्रू लव की। तो दीज आर द फॉलोइंग फीचर ऑफ पोएम। देखिए फर्स्ट फीचर है द पोएट डिस्क्राइब द डेफिनेशन ऑफ लव। इसमें आप लोगों ने देखा कि शेक्सपियर ने जितनी भी चीज़ें इसमें बताई हैं, जितनी भी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है वो सिर्फ प्यार के बारे में किया है, कि जो ट्रू लव होता है वो किस तरह का होता है। बहुत अच्छा ये सनेट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा फीचर है पोएट सेज दैट लव इज़ एन इसेंशियल एज ब्रेथ टू लाइफ। देखिए पोएट सेज, जैसे कि कवि क्या कह रहा है इसमें कि लव इज़ एसेंशियल एज ब्रेथ टू लाइफ, यानी कि जो जीवन के लिए, मतलब ज़िंदगी के लिए जो ब्रेथ होती है, सांस होती है, उसकी तरह होता है प्यार, जो इंसान के हर बुरे वक्त में उसके साथ होता है, कभी बदलता नहीं है। यही सारी चीज़ें उन्होंने इसमें एक्सप्लेन की हैं। थर्ड है द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज़ ईजी एंड इम्प्रेसिव। आप लोगों ने पढ़ा तो आप लोगों ने देखा कि लैंग्वेज भी काफ़ी ईजी है, पढ़कर हम आसानी से उसको समझ लेते हैं।
तो लैंग्वेज जो है काफ़ी इजी एंड इम्प्रेसिव है इस पोएम की। 4 फीचर है इसका कि सम फ्रेजेज हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल incorporated in certain lines, for example anywhere fixed mark, wandering bark, time's fool, rosy lips and cheeks and the age of doom। देखिए ये सारे ना फ्रेजेस हैं जो विलियम शेक्सपियर ने अपनी पोएम ट्रू लव में यूज़ किया है, और ये सारी चीज़ें उन्होंने प्यार के बारे में उदाहरण देने के लिए यूज़ किया है। जैसे देखिए सम फ्रेजेस हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल, जो इनमें फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किया है वो सच में बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, एग्ज़ाम में एग्जाम्पल ज़रूर लिखिएगा। उन्होंने यूज़ किया था कि एन एवर फिक्स्ड मार्क, एन एवर फिक्स्ड मार्क ये फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किया था सच्चे प्यार को कंपेयर करने के लिए। फिक्स्ड मार्क यानी कि एकदम स्थिर चिन्ह जो अपनी जगह से कभी ना हिलता हो, चाहे कितनी भी आंधी तूफान आ जाए वो चिन्ह वहीं पर हमेशा रहता है। तो सच्चे प्यार की उन्होंने तुलना की कि सच्चा प्यार भी बिल्कुल फिक्स्ड मार्क की तरह है, जो हमेशा हर बुरे वक्त में, हर परेशानी में हमेशा एक जगह पर रहता है, कभी बदलता नहीं है। दूसरा उन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया वॉन्डरिंग बार्क। वॉन्डरिंग बार्क का मतलब उन्होंने ये किया कि जैसे समुद्र में भटकने वाली जो नाव होती हैं, तो जो प्रकाश स्तंभ लगा होता है वो लोगों को रास्ता दिखाता है और लोगों को रोशनी दिखाता है, तो सच्चा प्यार भी भटकते हुए इंसान को सही राह पर ले आता है, इसलिए उन्होंने वॉन्डरिंग बार्क फ्रेज़ का यूज़ किया। थर्ड फ्रेज़ है टाइम्स फूल, यानी कि प्यार को समय मूर्ख नहीं बना सकता, प्यार वक्त के साथ बदलता नहीं है, उसका समय का कोई असर लव पर नहीं पड़ता, वक्त के साथ कभी नहीं बदलता। एक और फ्रेज़ है रोज़ी लिप्स एंड चिक्स, इसका उन्होंने यूज़ किया था कि ये बताने के लिए कि ये जो गुलाबी होंठ हैं और ये गाल हैं ये जवानी में ही चमकते हैं, गुलाबी होते हैं, बुढ़ापे के साथ ये मुरझा जाते हैं और स्किन लूज़ हो जाती है, यानी कि वक्त के साथ इंसान का शरीर लूज़ हो जाता है, ढल जाता है, मगर जो सच्चा प्यार है वो मरते दम तक वैसा का वैसा ही मजबूत रहता है। तो ये सारे फ्रेज़ उन्होंने यूज़ किए। एंड लास्ट देखिए द एज ऑफ डूम, यानी कि क़यामत के दिन भी प्यार हमेशा सच्चा रहता है, बदलता नहीं है। ये सारे फ्रेज़ आपको याद रखने हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है पोएम ट्रू लव के। 5 फीचर है द राइम स्कीम इन द सोनेट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी। ये राइम स्कीम है, और राइम स्कीम के बारे में तो मैंने समझा ही दिया है, एक वीडियो में मैंने बताया था कि सोनेट कैसा होता है, कितने प्रकार का है, राइम स्कीम को कैसे पहचाने, तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, देख लीजिएगा। ये 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर पोएम ट्रू लव के हैं, इनको एकदम रट लीजिए, ये पेपर में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टि से। डिस्कस ग्रे एज ए राइटर ऑफ ओड्स। देखिए आप लोगों ने थॉमस ग्रे की एलेजी पढ़ी है अपने सिलेबस में, एलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड। थॉमस ग्रे तो एलेजी के लिए जाने ही जाते हैं क्योंकि शोक कविताएं बहुत लिखा करते थे, जो उदास भरी कविताएं हैं। लेकिन थॉमस ग्रे ओड्स के राइटर के रूप में भी जाने जाते हैं, इन्होंने कई सारे ओड्स भी लिखे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप डिस्कस कीजिए एज ए राइटर ऑफ ओड्स थॉमस ग्रे को। तो इसलिए देख लीजिए किस तरह आपका आंसर आपको लिखना है, रट लीजिए, याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थॉमस ग्रे इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ ओड इन इंग्लिश। थॉमस ग्रे जाने जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर, यानी कि एक बहुत ही महान लेखक ऑफ ओड के इन इंग्लिश, यानी इंग्लिश में। ओड बार बार आपको ना बताना पड़े कि क्या है, आपको पढ़ा चुकी हूँ। ओड क्या है? एक फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी कविता का एक रूप होता है। ही हैज़ रिटेन बोथ होरेशियन एंड पिंडेरिक ओड्स। थॉमस ग्रे लिखा करते थे होरेशियन ओड भी और पिंडेरिक ओड भी। होरेशियन ओड एक ओड का प्रकार है, पिंडेरिक ओड भी एक ओड का प्रकार है, और इन सभी पर वीडियोस अपलोडेड हैं। एक ही वीडियो में ओड एंड ओड्स के टाइप पूरा मैंने कवर कर रखा है, आप देखकर पढ़ लीजिएगा अगर आप नहीं जानते हैं कि ये होता क्या है और किस तरह का ये ओड है। तो थॉमस ग्रे होरेशियन ओड भी लिखते थे, पिंडेरिक ओड भी लिखते थे, बट हीज मोस्ट ओरिजिनल पोएटिक क्वालिटीज़ आर रिवेल्ड इन हीज 2 पिंडेरिक ओड्स, दैट इज़ द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी एंड द बार्ड। देखिए ये इनके फेमस ओड्स हैं। द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी ये इनका ओड का नाम है, ये पिंडेरिक ओड है उनका, और द बार्ड ये भी इनका ओड है। तो याद रखिएगा, ये एग्जाम्पल लेकर आप लिखिएगा ज़रूर।
एमंग हीज इरेगुलर और नॉन पिंडैरिक ओड्स आर, देखिए यहाँ पर इन्होंने इरेगुलर ओड भी लिखे हैं और इरेगुलर ओड को नॉन पिंडैरिक ओड भी कहा जाता है। तो कौन कौन से ओड हैं इरेगुलर जो इन्होंने लिखे हैं, देखिए ओड ऑन द स्प्रिंग, ये ओड का नाम है जो थॉमस ग्रे ने लिखा है, ये एक इरेगुलर ओड है। ओड ऑन ए डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट, ये भी इरेगुलर ओड है। प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज, हाँ यहाँ से देखिए यहाँ से लेकर इतना बड़ा नाम है। उसके बाद थर्ड है ओड ऑन द डेथ ऑफ फेवरेट कैट, ये सारे उनके इरेगुलर या नॉन पिंडैरिक ओड हैं जो थॉमस ग्रे ने लिखा है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम रट लीजिए। आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट वर्ड्सवर्थ राइम एंड मीटर। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की राइम एंड मीटर के बारे में पूछ रहा है, तो इनकी किस पोएम से पूछ रहा है। तो आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इतना याद रखिए कि वर्ड्सवर्थ की आपने कौन सी पोएम अपने सिलेबस में पढ़ रखी है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस पढ़ा है, तो बस वहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस तो आएगा नहीं, सिलेबस के अंदर का ही आएगा। तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही फेमस पोएम है जो मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, उसका एक्सप्लेनेशन भी करवा दिया है और उसका सेंट्रल जो आइडिया है क्रिटिकल एप्रिसिएशन है पूरा मैंने करवा दिया है। तो देखिए किस तरह से आपको लिखना होगा, क्या राइम स्कीम है या क्या मीटर इसमें वर्ड्सवर्थ ने यूज़ किया है अपनी पोएम में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा। तो द पोएम इज़ ए पैट्रियर्चन और इटालियन सनेट, ये एक सनेट है। कैसी सनेट है? इटालियन सनेट है, और इटालियन सनेट को पैट्रियर्चन सनेट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और इटालियन सनेट में कितने लाइंस होते हैं, कितने स्टैंजा होते हैं, क्या क्या नाम है, ऑक्टेव, सेस्टेट, सारी चीज़ें पर एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। इट इज़ मार्क्ड बाई इंस्टेंस राइम रिदम, द राइम स्कीम ऑफ द ऑक्टेव इज़ ए बी बी ए बी बी ए। देखिए ऑक्टेव जो 8 लाइन का होता है उसकी राइम स्कीम है ए बी बी ए। अब आपको मैच कैसे करना है, पहली वाली का साउंड जो रिपीट होगा वो 4th वाले से मैच होगा, और दूसरी वाली लाइन का जो साउंड है राइम स्कीम वो तीसरे वाले से मैच होगा। तो इसी तरह से इसका पूरा राइम स्कीम है। द राइम स्कीम ऑफ सेस्टेट इज सी डी सी डी सी डी। देखिए ये सी है, सी, ठीक है, सी डी सी डी सी डी, क्योंकि ये जो पोएम है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस ये ऑक्टेव और सेस्टेट में बटी हुई है। तो ऑक्टेव 8 लाइन का होता है, सेस्टेट 6 लाइन का होता है। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम ए बी बी ए, और सेस्टेट की राइम स्कीम सी डी सी डी है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएम डिस्क्राइब, पोएट डिस्क्राइब इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम द लेक आइजल ऑफ द इनिस्फ्री। यहाँ पे पोएट रहेगा क्वेश्चन में, बाई मिस्टेक यहाँ पर पोएम हो गया। देखिए क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डज द पोएट, पोएट क्या डिस्क्राइब कर रहा है अपने सेकेंड स्टैंजा में। पोएम का नाम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। तो देखिए W.B. ईस्ट की ये पोएम है द लेक आइजल ऑफ इनिस्फ्री। ये आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ और इसका एक्सप्लेनेशन भी करवा चुकी हूँ, और इसका जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पेपर में आता है वो भी मैं बता चुकी हूँ। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दूसरे स्टैंजा में पोएट क्या वर्णन कर रहा है, क्या बता रहा है। तो देखिए आप लोग पूरी पोएम को बहुत ध्यान से पढ़े रहेंगे तभी आप क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। वैसे तो मैं सारा कुछ वीडियो के थ्रू आपको दे देती हूँ, हर एक क्वेश्चन का आंसर। तो आप वीडियो ही पूरी मेरी वॉच किया करें, पूरी वीडियो आप मेरी वॉच करे रहेंगे तो आपके लिए क्या फ़ायदा होगा कि आप हर क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे। तो दूसरे स्टैंजा में देखिए पोएट क्या वर्णन कर रहे हैं। इन द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम ईस्ट इज़ डिस्क्राइबिंग द ब्यूटी एंड द पीस विच ही विल फील इन द लॉनली ग्लेट वेयर ही विल लिव अलोन इन हिज कैबिन मेड ऑफ क्ले एंड वेटल। देखिए दूसरे स्टैंजा में पोएट यही डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो जब इनिस्फ्री जाएंगे, एक द्वीप इनिस्फ्री का जो वो इमेजिन कर रहे हैं, उनके स्वप्नों की वो दुनिया है, क्योंकि कवि जो हैं वो लंदन के गलियों के शोर शराबे से अब घबरा चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और वो अब एक ऐसी जगह की तलाश में हैं
जहाँ पर वो इस भौतिकवादी दुनिया के शोर शराबे से दूर रहें और प्रकृति के बहुत करीब रहें। तो जो इनिसफ्री है, एक द्वीप, इनके मन में ख्याल आता है कि मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पर वो एकदम सुकून से जिएंगे और वहाँ पर वो महसूस करेंगे एकदम अकेला और बहुत ही खुशी महसूस करेंगे और वो वहाँ पर अकेले रहेंगे इन इस कैबिन, अपने कैबिन में, कैबिन मतलब यहाँ पे यूज़ किया गया झोपड़ी में, मेड ऑफ क्ले एंड वेटल, जो लकड़ी और मिट्टी से बनी हुई झोपड़ी होगी, वो उसमें अकेले रहेंगे और लंदन के शोर शराबे से दूर सुकून की ज़िंदगी जिएंगे और वो नेचर के काफ़ी करीब होकर अपने बची खुची ज़िंदगी को आनंद के साथ सुकून से गुजार देंगे। तो सेकेंड स्टैंजा में जो पोएट हैं वो यही बात का वर्णन करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएम इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड बिगिन विद। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ देगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि अरे अब हम लिखें क्या चीज़। तो इसीलिए हर पोएम को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएम इलेजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड बिगिन विद। ये जो इलेजी है आपके सिलेबस में थॉमस ग्रे की, वो कहाँ से शुरू होती है। मतलब जब ये इलेजी आपने पढ़ना शुरू किया, जब मैं आपको पढ़ा रही थी, तो आप लोगों ने क्या नोटिस किया कि इलेजी में पोएट कहाँ से अपनी बात को शुरू कर रहे हैं, नहीं किया ना। तो इसलिए करना चाहिए, हर एक चीज़ को नोटिस कीजिए, शुरू कहाँ से हो रही है, ख़त्म कहाँ पे हो रही है, किस स्टैंजा में कौन सी बात कही जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा तो ही फंस जाएंगे आप लोग, और क्वेश्चन पूछता है, ज़रूर पूछता है। तो देखिए द इलेजी बिगिंस, ये इलेजी, ये शोक गीत शुरू होती है विद द राइजिंग ऑफ द कर्फ्यू, द एटमॉस्फेयर इज़ ग्लूमी एंड मेलानकोलिक, द लॉनली पोएट इज़ सिटिंग इन द विलेज चर्चयार्ड। तो देखिए ये पोएट शुरू होता है, रात शाम का समय हो रहा है और आसमान मतलब आसमान काला होता चला जा रहा है, यानी कि शाम हो रही है, रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है और एकदम शाम का समय है, एकदम सुकून, मतलब एकदम सन्नाटा है। और द एटमॉस्फेयर इज़ ग्लूमी एंड मेलानकोलिक, और जो वहाँ का वातावरण है जहाँ पर पोएट बैठे हुए हैं, वहाँ का जो वातावरण है काफ़ी उदास भरा, एकदम सुकून भरा, यानी एकदम शांति भरा है। मेलानकोलिक यानी उदासी भरा वहाँ का वातावरण है। द लॉनली पोएट, लॉनली मतलब अकेला, अकेला कवि इस सीटिंग बैठा हुआ है इन द विलेज चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान में, और गांव के कब्रिस्तान में बैठा हुआ पोएट अपने इलेजी को लिखना शुरू कर रहा है। तो यहीं से ये इलेजी शुरू होती है, याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट डिज़ायर टू एस्केप इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर ऑफ इनिसफ्री। अब देखिए ये क्वेश्चन उसी वाले पोएम से है, द लेक आइजल ऑफ इनिसफ्री। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा, वाई डज द पोएट डिज़ायर, कवि क्यों इच्छा कर रहा है टू एस्केप इनटू द पीसफुल एंड लॉनली एटमॉस्फेयर ऑफ इनिसफ्री, वो क्यों रहना चाह रहा है शांतिपूर्ण और अकेले वातावरण इनिसफ्री के वातावरण में। इनिसफ्री द्वीप है जो कवि का स्वप्न स्थान है, ख्वाबों की दुनिया है, जहाँ पे पोएट अकेले रहना चाहते हैं, शांति के साथ रहना चाहते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि जो पोएट हैं वो लंदन के शोर शराबे से, भौतिकवादी से उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं, इसलिए वो अकेले जीना चाहते हैं। तो देखिए क्या आपका आंसर होगा, द पोएट इज़ वेरी टायर्ड एंड वरीड ऑफ हिज मटेरियलिस्टिक लाइफ ऑफ द सिटी लंदन। कवि बहुत थक चुके हैं एंड परेशान हो चुके हैं ऑफ हिज मटेरियलिस्ट लाइफ, यानी कि भौतिकवादी जीवन से, ऑफ द सिटी लंदन, लंदन सिटी के भौतिकवादी जीवन से कवि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, थक चुके हैं। ही फील डिसअपॉइंटमेंट ऑफ हिज मटेरियलिज्म लाइफ, और वो महसूस करते हैं काफ़ी निराशा को इस भौतिकवादी दुनिया में। He wants true peace but he is unable to find true peace and joy, और वो चाहते हैं सच्ची शांति, एक ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति हो, सुकून हो, बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड, लेकिन वो असमर्थ हैं ढूंढने में, खोजने में एक ऐसी जगह जहाँ बहुत शांति हो और बहुत आनंद हो,
और वो लंदन में इस सुकून और शांति को और इस आनंद को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सो ही डिज़ायर टू एस्केप टू द आइसलैंड ऑफ इनिसफ्री, इसीलिए वो इच्छा करते हैं जाकर रहने की आइसलैंड यानी एक द्वीप है इनिसफ्री, वहाँ पर वो जाकर अकेले रहने की इच्छा करते हैं ताकि वो इस भौतिकवादी दुनिया और इस शोर शराबे की दुनिया से दूर होकर ऐसी दुनिया में रहें जहाँ कोई शोर शराबा ना हो, कोई ना हो, बस ये अकेले वहाँ पर आनंद से भरी जीवन को अपनी छोटी सी मिट्टी की बनी झोपड़ी में गुजारें। नेक्स्ट देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन जस्टापोजिशन। जस्टापोजिशन क्या है, और ये आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ ना, ये एक पोएटिक डिवाइस है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर पेपर में पूछेगा। तो देखिए शॉर्ट में ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, इसलिए आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो जस्टापोजिशन क्या है, क्या आप लिखेंगे पूछ देगा तो समझ लीजिए आंसर अपना। Juxtaposition means to put two things, ideas or people close together and show how they are different from each other। देखिए जस्टापोजिशन का मतलब होता है टू पुट मतलब रखना, टू थिंग्स किसी भी दो वस्तु को या किसी भी दो विचार को या फिर किसी भी दो लोग को, क्लोज टुगेदर एकदम पास में। दो वस्तुओं को अगर हम एक पास रख दें और हम ये चेक करें, ये देखें कि कौन सा इन दोनों में से बेहतर है, या अगर हमें कोई काम करना है तो हम दो आदमी को बैठा दें, कहें दोनों अपने अपने आइडियाज़ बताओ, फिर हम देखें किसका आइडिया बेहतर है, किसका आइडिया अच्छा है। एक दूसरे दोनों में से दो लोगों को एक पास बैठा दें, अगर हम देखें अब तुम अच्छे हो या ये अच्छा है, किसकी लंबाई कैसी है, किसकी सेहत कैसी है, किसका रंग कैसा है, दोनों के बीच कंपेयर करें, ये देखें कि दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। इट इज़ ए डिवाइस फाउंड इन लाइफ, लिटरेचर एंड आर्ट्स। और ये जो डिवाइस है जस्टापोजिशन, ये यूज़ होता है जीवन में भी, साहित्य में भी और आर्ट में भी, कला में भी, क्योंकि हम जीवन में भी ऐसी तुलना करते हैं ना, दो लोगों को बैठा के कौन बेहतर है, किसकी हैंडराइटिंग बेहतर है, तो किसका कपड़ा बेहतर है, किसकी लंबाई अच्छी है, दोनों में ये सारी चीज़ें कंपैरिजन होता है। साहित्य में भी ऐसा होता है और कला में भी ऐसा होता है कि हम चीज़ों को क्या करते हैं, एक पास रख के देखते हैं ना कि दोनों में आपस में कितना फ़र्क है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है एकदम साफ साफ कि क्लोज टुगेदर टू शो हाउ दे आर डिफरेंट, कि वो कितने अलग है फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। तो वो क्या है, वो जस्टापोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप एग्ज़ाम में लिख दीजिएगा ब्यूटी एंड अगली, यानी कोई चीज़ अगर बहुत सुंदर है तो उसके अपोजिट क्या होगा, अगली बदसूरत चीज़ रख दे, तो हम देख रहे हैं ना दोनों में कितना डिफरेंट हमें देखने को मिल रहा है। दूसरा हो गया गुड एंड एविल, यानी अच्छाई और बुराई। अब इन दोनों में भी देखिए, अगर हम दोनों को अच्छाई और बुराई को एक पास रखें तो आप देखेंगे ना कि इन दोनों में कितना ज़्यादा डिफरेंट हमें देखने को मिलेगा। अगर हम ये भी एक एग्जांपल लिख दें, लाइट एंड डार्कनेस, यानी उजाला भी हो और अंधेरा भी, तो उजाला और अंधेरा दोनों में कितना फ़र्क है। एक कमरे में आप एकदम उजाला कर दो, एक में अंधेरा कर दो, फिर फ़र्क देखो, तो ये वो क्या कहलाता है, वो जस्टापोजिशन कहलाता है। और उम्मीद करती हूँ अब आप इसको समझ गए होंगे। और स्टूडेंट्स, आप अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में इसके अलावा कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, या पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, या मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं, या प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं, या एजुकेशन पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, सभी की क्लास चैनल पे चल रही हैं। और मॉडल पेपर की वीडियोस 2024 की परीक्षा के लिए हम लगातार अपलोड हो रही है चैनल पर। और जो आपका को करिकुलर पेपर होगा बीए सेकेंड सेमेस्टर में, फर्स्ट एड एंड हेल्थ, उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोडेड हैं। अगर आपने प्लेलिस्ट में ऐड सारी वीडियोस को देख ली तो यकीन मानिए आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और मैं और भी वीडियोस अपलोड करूंगी ताकि आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें और मजबूती से आप अपनी तैयारी को रखें, ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा मार्क्स आए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।